वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को जाके देखिए। सो इट इज सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोरिलेशन, रिग्रेशन और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले कोरिलेशन के क्वेश्चन करते हैं। कोरिलेशन मेजर द कैजुअल इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर, द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल या फिर डिस्पर्जन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। कोरिलेशन क्या मेजर करता है? राइट आंसर इज द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल होंगे ए एंड बी, ठीक है, दोनों में क्या होगा? लीनियर रिलेशनशिप होती है। तो उस रिलेशनशिप को मेजर कौन करता है? हमारा कोरिलेशन। तो बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड इज द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन। रेंज क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की? 0 to 1, -1 to +1, -100 to 100 या फिर 0 to 100। इसका सही आंसर है हमेशा ही लाई करके बिटवीन -1 to प्लस। ठीक है, -1 अगर आर की वैल्यू आ गई उसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। पर अगर +1 वैल्यू आ गई तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आर की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब नो लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, लीनियर कोरिलेशन की बात कर रहे हैं हम, वो क्या होगा? हमारा 0। नेक्स्ट इज इफ r is equal to 0 between two variable, it implies no relationship of any kind, no linear relationship exists, perfect negative correlation या फिर वेरिएबल आर आइडेंटिकल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया आपको, नो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट। वहां पे कोई और रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकती है। मान लो कोई स्केयर टर्म में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, पर क्या होगा? लीनियर रिलेशनशिप जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, तो ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है पर लीनियर नहीं है। नेक्स्ट इज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर। इसके लिए अप्रोप्रिएट होता है रैंक्ड डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, कैटेगोरिकल डाटा या फिर टाइम सीरीज के लिए। तो इसका सही आंसर होगा क्वांटिटेटिव डाटा मेजर्ड ऑन ए इंटरवल या फिर रेशियो स्केल के लिए। ठीक है, कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इसके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। Then Spearman rank correlation coefficient is most suitable when data is available only in the form of rank. Both variable are perfect continuous, sample size is very large, data has no variation. वहाँ पे हम Spearman के rank correlation coefficient को अप्लाई करते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा वहाँ डाटा इज अवेलेबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ रैंक या फिर ऑर्डिनल कैटेगरी। वहीं पे हम स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को मेजर करते हैं फॉर द कोरिलेशन। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, जहां पे टाइड रैंक नहीं है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रो इज इक्वल टू 1 माइनस रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर -1। ये इसका आंसर आ जाएगा। Next is the scatter diagram with point clustering tightly along a upward sloping line indicates। scatter diagram क्या होता है कि हम डायग्राम बनाते हैं, मान लो एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, एक जगह पे कह रहा है कि टाइटली क्लस्टर्ड है अब ऊपर की तरफ। ये क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, नो कोरिलेशन या फिर परफेक्ट जीरो कोरिलेशन। ये दिखाता है जी हमारे को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि जैसे जैसे कोई एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। ओके, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप। इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कौन सी वैल्यू इंडिकेट कर रही है? r इक्वल टू 0.20, r इक्वल टू -0.85, r इक्वल टू 0.10 या फिर r इक्वल टू 0.05। देखिए आप बता सकते हो कौन सी जो r की वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही आंसर आ जाएगा -0.85। क्यों? क्योंकि -1 से लेके
1 तक है वैल्यू, तो क्योंकि -0.85 बहुत नज़दीक है -1 के, तो ये स्ट्रॉन्ग वैल्यू इंडिकेट कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल, द सैंपल साइज या फिर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। सही आंसर हो जाएगा जी हमारा ऑप्शन नंबर बी, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल। कोरिलेशन कोफिशिएंट को फर्क नहीं पड़ता कि आप जो वेरिएबल्स है उसको कौन से यूनिट में मेजर कर रहे हो, मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, या इंचेस में, उसको फर्क नहीं पड़ता। कोरिलेशन कोफिशिएंट सेम वैल्यू देगा हर टाइम के। नेक्स्ट इज कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। इसका मतलब क्या है? टू कोरिलेटेड वेरिएबल कैन नेवर बी कैजुअली रिलेटेड। A statistical association between variables does not itself prove that one causes the other. Correlation and causation are the same concept. या फिर डी, ओनली नेगेटिव कोरिलेशन कैन इम्प्लाई कॉजेशन। तो इन चार में से ये जो डेफिनेशन हमको लिखी हुई है, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स डज नॉट बाय इटसेल्फ प्रूव दैट वन कॉजेज द अदर। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से कुछ हो रहा है, हो सकता है कि वहाँ पे कोरिलेशन आ जाए आपके पास, पर ये जरूरी नहीं है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से आए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं रिग्रेशन की। रिग्रेशन एनालिसिस इज प्राइमरीली यूज्ड टू, क्यों हम यूज करते हैं रिग्रेशन का? टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, टू प्रिडिक्ट या फिर एस्टिमेट करना डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर रैंक डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कैलकुलेट द मोड इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए हम रिग्रेशन का यूज करते हैं? टू प्रेडिक्ट या फिर एस्टिमेट करना द वैल्यू ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम इकोनोमेट्रिक्स में भी शुरुआत में पढ़ते हैं ना डेफिनेशन, कि प्रिडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, जैसे y इक्वल टू 2x + 3। यहाँ पे y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? y की, डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। नेक्स्ट इज इन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू a + bx, b क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द y इंटरसेप्ट, द रिग्रेशन कोफिशिएंट या फिर स्लोप जिसको हम बोलते हैं, द कोरिलेशन कोफिशिएंट, द एरर टर्म। ये b क्या रिप्रेजेंट करता है इस इक्वेशन में? ये रिप्रेजेंट करता है द रिग्रेशन कोफिशिएंट या फिर स्लोप ऑफ ए इक्वेशन। चेंज इन y और ए यूनिट चेंज इन x, ये भी ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे y इक्वल टू a + bx है, ठीक है, करो dy/dx, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? b। स्लोप का फॉर्मूला यही होता है ना, ऐसे निकालते हैं ना हम स्लोप इकोनॉमिक्स में। तो ये क्या बताता है हमारे को? स्लोप या फिर चेंज इन y और ए यूनिट चेंज इन x। तो b इज द राइट आंसर है। Question number 13 is, in regression analysis, the variable being predicted is called the, अच्छा y इक्वल टू a + bx, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब कह रहा है कि जो वेरिएबल प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम, जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, कंट्रोल है, या फिर कंपाउंडिंग है? तो वो क्या है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। नेक्स्ट इज द मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एस्टिमेट रिग्रेशन कोफिशिएंट इज। रिग्रेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं कौन सा है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ मूवमेंट्स, सिंपल एवरेजिंग या फिर मीडियन। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, OLS भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये मिनिमाइज कर देता है सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। ठीक है। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट byx एंड bxy इज इक्वल टू, क्या होती है रिलेशनशिप दोनों में? r इक्वल टू byx + bxy, r इक्वल टू √of byx इंटू bxy, या फिर r इक्वल टू byx डिवाइड बाई bxy, या फिर r इक्वल टू bayx माइनस bxy। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दोनों में। r इक्वल टू √of
डी वाई एक्स इंटू डी एक्स वाई, मतलब डी वाई एक्स इंटू डी एक्स वाई, दोनों का अगर अंडर रूट कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट byx and bxy are positive, the correlation coefficient will be, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव। नेक्स्ट इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is used to estimate x, estimate y, calculate the mean of x, determine the mode of y। क्या डिटर्मिन करती है y on x पे, y on x की जो लाइन है वो डिटर्मिन करती है y गिवन द वैल्यू ऑफ x। वही जो मैं इक्वेशन बता रहा हूँ a प्लस बी एक्स, ये क्या हो गया, y on x। आर स्क्वेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर स्क्वेड का दूसरा नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इन रिग्रेशन मॉडल रिप्रेजेंट, आर स्क्वेयर क्या रिप्रेजेंट करता है रिग्रेशन मॉडल में, द कोरिलेशन कोफिशिएंट, the proportion of variation in the dependent variable explained by the independent variable, the slope of the regression line, या फिर the standard error of the estimate। क्या मेजर करता है, the proportion of variation in the dependent variable explained by the independent variable, कि y is equal to a plus bx, y को हमने प्रेडिक्ट करना है, राइट। अच्छा, y को जब प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि x का कितना ज़्यादा एक योगदान है y को प्रेडिक्ट करने में, मतलब x कितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पा रहा है y को, उसको हम बोलेंगे आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से इसको डिनोट करते हैं। आर स्क्वेयर की वैल्यू जो है हमेशा कितनी रहेगी, 0 to 1। अब आप पूछोगे सर आर की वैल्यू जो है वो -1 to 1 जा रही है, -1 to 1, और आर स्क्वेयर की वैल्यू आप बता रहे हो 0 से 1 जा रही है। अब किसी भी चीज का स्क्वायर अगर आप करोगे, -2 का भी स्क्वायर करके देख लो, क्या आएगा, 4, पॉजिटिव में आएगा। तो हमेशा ही उसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में जाएगा, और क्योंकि वो वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, इसलिए उसका स्क्वायर हमेशा ही 1 से छोटा रहेगा। इसलिए हम आर स्क्वायर को बोलते हैं कि इट लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ये चीज आपने याद रखनी। 19 इज इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.81, ठीक है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज, आर क्या होगा, सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर है, आर को स्क्वायर को उधर ले जाओ, 0.81 क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, 0.81 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 इंटू 0.9। ठीक है, 9 इंटू 9 क्या होता है, 81। अब क्या करो, सीधा 0.9 बाहर निकालो, आपके पास वैल्यू आ गई आर की, स्मॉल आर की, यहाँ पे स्मॉल आर है, सॉरी। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 0.90। नेक्स्ट इज द टू रिग्रेशन लाइंस y on x एंड x on y, दो लाइंस होती हैं, एक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया आपका, एक में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यहाँ पे a प्लस बी वाई, ऐसा करके दो लाइनें हैं। इंटरसेक्ट कहाँ पे करती हैं, द ओरिजिन पे, द पॉइंट ऑफ मीन्स x बार y बार, ये मतलब x की एवरेज y की एवरेज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट ऑलवेज एट पॉइंट ऑफ मीन्स। ठीक है, जहाँ पे उसकी वैल्यू होगी x बार y बार, वहीं पे दोनों लाइंस मिलेंगी। अगर मैं ऐसी लाइन बना रहा हूँ, कहाँ पे मिलेंगी, हमेशा ही जहाँ पे x बार होगा और y बार होगा, यहाँ पे हमेशा ही लाइन मिलेंगी, ये दो। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं एस्टिमेशन थ्योरी की तरफ, कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। इन स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन ए पॉइंट एस्टिमेट रेफर टू, तो यहाँ पे क्या बात है, पॉइंट की बात कर रहा है। ए रेंज ऑफ वैल्यूज लाइकली टू कंटेन द पॉपुलेशन पैरामीटर, ए सिंगल वैल्यू यूज टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, द एग्जैक्ट पॉपुलेशन पैरामीटर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किसको मेजर करता है हमारा पॉइंट एस्टिमेट, क्यों हम यूज करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन जो है वो हम यूज करते हैं फॉर ए सिंगल वैल्यू यूज टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर।
पॉपुलेशन पैरामीटर जो है उसको हमने पता करना है। उसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं एस्टिमेटर, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेटर। सिंगल वैल्यू एस्टिमेटर को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट एस्टिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटरवल एस्टिमेट। इंटरवल में क्या होगा जी, इंटरवल में इंटरवल आएंगे, ठीक है, ब्रैकेट में कुछ चीजें होंगी। तो पॉइंट में क्या था, पॉइंट में सिंगल पॉइंट था, इंटरवल में इंटरवल होंगे। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सिंगल एब्जैक्ट वैल्यू, ए रेंज ऑफ वैल्यूज, ओनली द पॉपुलेशन मीन, द मोड ऑफ द सैंपल। तो आपको पता लग गया होगा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ए रेंज ऑफ वैल्यूज with an associated confidence interval likely to contain the population parameter. Desirable property of a good estimator where its expected value equals the true population parameter. एस्टिमेटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टी है जहां पे हमको ये पता लगे कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ई एक्स वो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर है। कौन सी है, कंसिस्टेंसी है, अनबाइस्डनेस है, एफिशिएंसी है, फिर सफिशिएंसी है। तो इसका सही आंसर आएगा अनबाइस्डनेस, ठीक है, मतलब जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं असल में वही वैल्यू है, इसका हमारे को पता चलता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अनबाइस्डनेस। नेक्स्ट इज एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो होता है, कौन सा होता है, इट हैज द स्मॉलेस्ट वेरिएंस। As sample size increase, the estimator converge in probability to the true parameter value. Always unbiased. Use all sample information. तो consistency की definition क्या होगी हमारी, as sample size increase, जैसे जैसे हम ज़्यादा डाटा इकट्ठा करेंगे, sample size बढ़ाएंगे, तो जो estimator है जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडिक्ट करने के लिए, ठीक है, y को प्रोडिक्ट करने के लिए जो x का यूज कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे को y की सही वैल्यू बताने लग जाएगा। कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू द ट्रू पैरामीटर वैल्यू, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अमंग टू अनबाइज्ड एस्टिमेटर, दो अनबाइज्ड एस्टिमेटर हैं ए एंड बी मान लो, वन विद द स्मॉलर वेरिएंस, जिसका दोनों का एक ए का मान लो वेरिएंस जो है वो लेस है वेरिएंस ऑफ बी से, तो ए को क्या बोलेंगे हम, लेस एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, इनकंसिस्टेंट या फिर बाइस्ड। इनको हम बोलेंगे मोर एफिशिएंट, ठीक है जी। ए कम वेरिएंस के बजाय भी आपको अच्छी वैल्यू दे रहा है, इसको हम बोलेंगे ये ज्यादा एफिशिएंट है दोनों में से। नेक्स्ट इज ए 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है, there is 95 probability that the sample mean equal the population mean. If repeated sampling were done, 95% of such constructed interval would contain the true population parameter. 95% of the population lies within the range. The estimate is 95% accurate always. अब जो ये डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, उसमें बहुत दिक्कत रहती है कई को, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसमें वैल्यू बड़ी है मेरी, नहीं। इसका मतलब ये होता है, अब मेरे पास यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि हम अगर ऐसे इंटरवल बनाएं, एक बार बना लिया, दूसरी बार बना लिया, तीसरी बार बना लिया, चौथी बार बना लिया, ऐसे इंटरवल बनाए हमने डिफरेंट, तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि हर एक इंटरवल में आपकी ट्रू पैरामीटर पड़ा होगा, मतलब सही वैल्यू पड़ी होगी, अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक बार फिर पढ़ते हैं, रिपीटेड सैम्पलिंग, बार बार सैंपल ले रहे हो, बार बार इंटरवल बना रहे हो, वर डन 95% ऑफ सच कंस्ट्रक्टेड इंटरवल्स, ठीक है, हमने बहुत इंटरवल बनाए, जितनी बार सैंपलिंग कर रहे हैं उतनी बार इंटरवल बना रहे हैं, और जो इंटरवल बनाए उनमें से 95% जो इंटरवल्स हैं, 95% जो इंटरवल है उसमें क्या पड़ा है हमारा ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। ये असली डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की। पर हम क्या सोचते हैं नॉर्मल जिंदगी में कि 95% प्रोबेबिलिटी है जी कि सैंपल मीन इक्वल द पॉपुलेशन मीन, नहीं, ये गलत डेफिनेशन, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज एज द कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज, मतलब 90 to 99% अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया, तो अगर ये भी क्वेश्चन कई बच्चे करते हैं कि 95% रखते हो सर, 99 क्यों नहीं रखते,
ठीक है 100 ही रख दो जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या होगी आगे मैं बताता हूँ आपको। द विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल को अगर इंक्रीज करोगे तो विड्थ क्या होगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल की डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, सेम होगी या फिर जीरो होगी। ये मान लो कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया मैंने 95 पे, अब मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है विड्थ जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज। The standard error of the mean decreases as sample size decreases, sample size increases, population variation increases या फिर confidence level increases। इसका सही आंसर है sample size increases। अगर स्टैंडर्ड एरर जो है मीन का डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सैंपल साइज इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि सैंपल साइज डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो अगर एन को मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड एरर मेरा कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन MLE। सेलेक्ट पैरामीटर वैल्यू दैट मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर, maximize the likelihood of observing the given sample data, always produce unbiased estimator या फिर ignore the underlying probability distribution। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, maximize the likelihood of observing the given sample data। जैसे OLS एस्टिमेशन मेथड होता है ना, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, वैसे ही MLE भी होता है। तो MLE का काम क्या होता है, मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द गिवन सैंपल डाटा। नेक्स्ट इज ए सफिशिएंट एस्टिमेटर इज वन। सफिशिएंट एस्टिमेटर कौन सा होता है, विच यूजेस ओनली पार्ट ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन, विच कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सैंपल, ऑलवेज बाइज्ड, हैज इनफाइनाइट वेरिएंस। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सैंपल रेलिवेंट टू एस्टिमेटिंग द पैरामीटर। जो सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है वो क्या है, मेरा सफिशिएंट एस्टिमेटर है। ओके देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। द नल हाइपोथेसिस टिपिकली रिप्रेजेंट, अब दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, नल और अल्टरनेटिव। नल क्या बताती है, द रिसर्च हाइपोथेसिस द इन्वेस्टिगेटर वांट टू प्रूव, ये बताती है कि क्या इन्वेस्टिगेटर प्रूव करना चाहता है। या फिर स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट नो डिफरेंस स्टेटस को विच इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, ये हम टेस्ट करते हैं कि उसको रिजेक्ट कर पाए। ऑलवेज ए वन टेल्ड क्लेम, हमेशा वन टेल्ड होती है। द ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, हम ऐसा कुछ फैक्ट जो है वो रखते हैं यहाँ पे नल में जिसको हमने रिजेक्ट करना होता है। मान लो मैंने प्रूव करना है कि खाना खाने के साथ हाइट बढ़ती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा कि खाना खाने के साथ हाइट नहीं बढ़ती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको रिजेक्ट कर पाऊँ ताकि मैं ऑल्टरनेटिव को मे भी एक्सेप्ट कर पाऊँ, ठीक है, ऑल्टरनेटिव को मे भी एक्सेप्ट कर पाऊँ। पर मेरा मेन एम क्या होता है कि सबसे पहले मेरे को नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। देन बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 1 टाइप 2 एरर, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं यूजीसी नेट वगैरह में, गेट वगैरह में, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या होता है, ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्टली रिजेक्टेड, द करेक्ट डिसीजन, द सैंपल साइज इज टू स्मॉल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्टली रिजेक्टेड। हमारा नल क्या था, ट्रू था, सही था वो, पर हमने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जो हम करना चाहते थे हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, वो क्या हो गया मेरा टाइप 1 एरर। एंड ऑल्सो इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। नेक्स्ट इज ए टाइप 2 एरर। अब टाइप 2 क्या बोलता है, ट्रू नल इज रिजेक्टेड, फॉल्स नल इज नॉट रिजेक्टेड, फेल टू रिजेक्ट, द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, द पी वैल्यू इज वेरी स्मॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए फॉल्स नल, जो हमने रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब कई जगह ये भी होता है कि हम बोलते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया जी, ठीक है। अगर एच नोट को हम रिजेक्ट नहीं कर पाए तो इसका मतलब एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, ये गलत टर्मिनोलॉजी है। एक्सेप्ट कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है, फेल टू रिजेक्ट। क्लियर है, हमेशा क्या हम लिखते हैं, फेल टू रिजेक्ट ए फॉल्स हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस।
ठीक है जी, कभी एक्सेप्ट नहीं लिखते हम, ये याद रखनी चीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसको हम डिनोट करते हैं बाय बीटा। ठीक है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 2, मेकिंग ए टाइप 1, कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिर सैंपल साइज। अभी हमने पढ़ा था अल्फा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 1 एरर सेट बाय द रिसर्चर बिफोर टेस्टिंग। इसी को हम बोलते हैं ना 0.05 रख दिया, 0.01। अगर 0.05 है तो 0.95 क्या हो गया मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ पे क्या हो गया 0.99 मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। ठीक है, तो ये जो रिसर्चर है ये खुद सेट करता है कि उसने कितना स्कोप रखना है इसको रिजेक्ट करने में। नेक्स्ट इज द पी वैल्यू इन ए हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पी वैल्यू मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए रिजल्ट एट least as extreme as the observed one, assuming the null is true, the population parameter value या फिर sample size needed। अब p वैल्यू के मेथड में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी पता करते हैं। ठीक है, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरह नहीं जाते कि वहां पे इंटरवल देखो जी, वैल्यूज देखो पीछे जाके। p वैल्यू में क्या करेंगे, जो भी हमारा नल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर लेंगे, अज्यूमिंग द नल इज ट्रू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चेक कर लेंगे, अगर वो प्रोबेबिलिटी हमारी प्रोबेबिलिटी से कम ज़्यादा हुई तो हम उसको रिजेक्ट या फिर नोट रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, तो ये मेथड होता है पी वैल्यू का। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। इफ पी वैल्यू इज लेस देन द चूजन सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम आप चूज करते हैं, आपको बताया था 0.01 हो गया, 0.05 हो गया। तो अगर पी वैल्यू जो है अल्फा से कम आई, पी वैल्यू अल्फा से कम है, तो क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे नल को रिजेक्ट करेंगे, सैंपल साइज बढ़ाएंगे या फिर टेस्ट को इनकंक्लूसिव डिक्लेयर कर देंगे। हाँ, सही आंसर क्या है, नल को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, नल को रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, नल को रिजेक्ट कर दिया, जो हम चाहते थे कि नल जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो ये क्या है मेरा पी वैल्यू का मेथड। नेक्स्ट इज ए टू टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड, एक होता है वन टेल्ड, एक होता है टू टेल्ड। क्या होता है जी, व्हेन कब यूज करते हैं, व्हेन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्पेसिफाई डायरेक्शन। उसने डायरेक्शन बता रखी हो आपको कि वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूँ तो हाइट हमेशा ही पॉजिटिव होगी। हाइट कभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि -2 होगी सर, नेगेटिव नहीं होती हाइट। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो मेरा वेरिएबल है वो हमेशा ही एक ही साइड को जाएगा, नेगेटिव वाली साइड को नहीं जाएगा। तो वहाँ पे मैं सिंगल टेल टेस्ट यूज करूंगा, राइट। Next is the alternative hypothesis is concerned with a difference in either direction not equal to only positive value, the sample size is very small। तो इसका सही आंसर आ जाएगा the alternative hypothesis is concerned with a difference in either direction। मतलब ऐसी कोई वेरिएबल है जो किसी भी साइड को जा सकती है। ठीक है, इनकम हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा कोई वेरिएबल है उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, टू टेल्ड टेस्ट। जहां पे हमारे को पता है कि डायरेक्शन जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव में है, तो हम वहां पे कौन सा यूज करेंगे, वन टेल्ड टेस्ट। नेक्स्ट इज द टी टेस्ट इज जनरली यूज्ड इंस्टेड ऑफ जेड टेस्ट। अब यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे यूज करना है। टी टेस्ट कहाँ पे यूज होता है, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन, सैंपल साइज इज लार्ज। तो मेन जो बात है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की आ जाएगी, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन और सैंपल साइज इज स्मॉल, दैट इज कैटेगोरिकल ओनली फॉर टेस्टिंग कोरिलेशन। जेड टेस्ट क्या होता है, वहां पे आपको पॉपुलेशन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन पता होती है। टी टेस्ट में क्या होता है, आपको सिग्मा नहीं पता। ठीक है, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको नहीं पता, आप उसका एक और अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हो एस की साइड पर से, उसको बोलते हैं हम टी टेस्ट। मतलब टी टेस्ट में हम पॉपुलेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम यूज नहीं करते, हम कौन सा यूज करते हैं, सैंपल का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन एंड और द सैंपल साइज इज स्मॉल। नेक्स्ट इज द काई स्क्वायर टेस्ट इज कॉमनली यूज फॉर। काई स्क्वायर टेस्ट कहाँ यूज करते हैं, टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, टेस्टिंग गुडनेस ऑफ फिट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन कैटेगोरिकल डाटा, एस्टिमेटिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट या फिर मेजरिंग कोरिलेशन बिटवीन टू कंटीन्यूअस वेरिएबल।
खाई स्क्वायर टेस्ट को हम कहाँ यूज करते हैं? टू टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट। इसको गुडनेस ऑफ फिट मेजर भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? गुडनेस ऑफ फिट मेजर। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन ए कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट को। लास्ट क्वेश्चन इज द एफ टेस्ट। एफ टेस्ट भी होता है वहाँ, वो उसको हम कहाँ यूज करते हैं? टू कंपेयर द मीन, टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन, टेस्ट इज सिंगल प्रोपोर्शन या फिर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको हम यूज करते हैं टू टेस्ट कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन। ठीक है जी। और टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस, एक और इसका मेथड है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं इसको एफ टेस्ट को। उसके लिए भी एफ टेस्ट का यूज किया जाता है इन अनोवा या फिर रिग्रेशन। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप आपको जो ये क्लास है आज की ये पसंद आई होगी। एंड अगर आपको कोई टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका जो कमेंट मेरे को बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसकी वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाकी आप नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके जो मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो अपडेट्स वगैरह हैं ये सारी मिलती है।